कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का क्लास 8 पढ़ने वाले हैं। थोड़ा क्लास ये 9 था, मैंने 8 बनाया है क्योंकि हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा क्लास को हम लोग दूसरे क्लास में एडजस्ट करके पढ़ रहे हैं ताकि ये जल्द खत्म हो जाए। तो आज का टॉपिक होने वाला राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता, राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे पता नहीं था, नीचे मैंने पढ़ा नहीं, तो यहाँ पे दिया हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? तो राष्ट्रपति में। भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? तो संसदीय है। और देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। और वास्तविक प्रमुख आपको बोलेगा तो वो पीएम है, यानी कि प्रधानमंत्री हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही टॉपिक। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, जिसको मैं रेगुलर देखती हूँ क्लास, वो देखती हैं सिस्टर और कमेंट करती हैं मुझे खुश करने के लिए, लाइक नहीं करती। तो प्लीज़ लाइक भी करें, उसमें ना मेरा अर्निंग है ना आपका नुकसान है, तो बस मोटिवेशन मुझे मिलता है। और जितना आप लाइक करेंगे, जितना मेरा वीडियो रन होगा, उतना मैं ज़्यादा शेयर करूँगी ना। जैसे मेरी वीडियोस पे 10 व्यूज़ आएगा तो मैं क्यों इसको शेयर करूँ, मुझे इसमें फ़ायदा होगा नहीं। तो थोड़ा सा मेरे लिए भी सोचें, इसलिए लाइक और कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार है तो। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति भारत राज्य के प्रमुख होते हैं, वे प्रथम नागरिक भी होते हैं तथा देश की एकता, अखंडता एवं दृढ़ता के वे प्रतीक भी होते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति की योग्यता, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। भारत का नागरिक हो, सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पे ना हो, मतलब पहले से आप किसी लाभ के पद पे ना हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता वो रखते हैं। ये सारे अगर क्राइटेरिया आपके पास हैं, इतना चीज़ है आप में, तो आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। वैसे बनना ना बनना आपकी मर्जी है, लेकिन आप बन सकते हैं। आगे दिया है कि अनुच्छेद 52 में क्या कहता है? अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के बारे में क्या कहता है? तो राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ये अनुच्छेद 52 हमें कहता है। जैसे आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं या प्रधान होते हैं, किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? तो 52 में। अनुच्छेद 53 क्या बोलता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। तो क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 53। अनुच्छेद का क्वेश्चन इसी टाइप से पूछता है। उसके बाद निर्वाचन, अनुच्छेद 54 और 55 में दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, ये 54 और 55 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 54 क्या बोलता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार किसे किसे होगा, वो अनुच्छेद 54 में इसका जिक्र है। और अनुच्छेद 55 में है निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, यानी जो भी निर्वाचन की प्रक्रिया होगी राष्ट्रपति के निर्वाचन की, वो क्या होगी प्रक्रिया, इसके बारे में इसमें जिक्र है। उसके बाद निर्वाचन मंडल के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 54 में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा। निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे संसद के निर्वाचित सदस्य। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसे पूछेगा ना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सम्मिलित हो सकते हैं, तो संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित याद रखिएगा आप लोग, संसद के निर्वाचित सदस्य या लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा, देखिए अंडरलाइन पहले से मैंने किया है, ऐसे ही मैंने पढ़ा था। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, देखिए सब में निर्वाचन है, निर्वाचित है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है। जैसे लोकसभा तो यहाँ दिया है, राज्यसभा भी दिया है, विधानसभा भी दिया है, लेकिन विधान परिषद नहीं है। बस विधान परिषद को छोड़कर सभी के निर्वाचित सदस्य, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इनमें इनके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। इसको आप याद रखिएगा, जो कि समझने में मुझे बहुत थोड़ा टाइम लगा था, इसीलिए मैंने इसको जोड़ दे के आपको समझाया। मैं कंफ्यूज हो जाती थी और मुझे समझ नहीं आता था। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि संसद के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। संसद में निर्वाचित सदस्य में देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाता है, और वहीं पे राज्य विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, उसको याद रखिएगा, और सब कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया है? इसके द्वारा यह स्थापित किया गया है कि राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में और भी लोग शामिल होंगे। कौन सा? दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसको भी याद रखिएगा आप लोग, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यूनियन टेरिटरी है इसलिए इसको अलग से दिया गया है। आगे देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के एकल संक्रमणीय पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा इसका होता है। चुनाव में विजयी होने के लिए निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। जिसको 50% से अधिक मत होगा ना, वही इसमें विजयी होगा। प्रस्तावक एवं अनुमोदक 50-50 होंगे। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में जमानत की राशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बहुत बार, प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि उसके जमानत की राशि, जैसे आप राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई करते हैं ना, चुनाव लड़ते हैं, तो आपको एक जमानत की राशि वहाँ पे जमा करना होता है 15,000 रुपये। अगर आप जीतेंगे तो फिर आपको वो राशि मिल जाएगा वापस, अगर आप हार जाते तो वो राशि नहीं मिलेगा। ये कहाँ जमा होता है? तो RBI में ये जमा होता है। अब देखिए, कुल डाले गए मत का 1/6 प्राप्त नहीं होने पर यह राशि जब्त हो जाएगी। यानी कि 1/6 मत अगर आपने प्राप्त नहीं किया तो ये भी याद रखिएगा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तो ये 50-50 जो भी है, 50% से अधिक मत, एकल संक्रमणीय मत, ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है। दिल्ली और पुदुचेरी, इसको भी आप याद रखिएगा, ये सारा चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 1/6 मत अगर आपने प्राप्त नहीं किया है तो आपका राशि क्या होगा? जब्त हो जाएगा। कितनी बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? ये तो बहुत लोग मुझसे भी पूछते हैं। तो 1 से अधिक बार बन सकता है, जितनी बार उसकी मर्जी उतनी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। अब देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से अपनाया गया? तो अमेरिका से अपनाया गया है और ये अनुच्छेद 61 में इसका जिक्र है। इसको याद रखिएगा, कितने में? तो 61 में। राष्ट्रपति का शपथ पूछेगा तो 60 में नीचे आएगा वो, ऐसे मैंने याद करने के लिए ऊपर लिखा है, तो उसको मैं छोड़ना नहीं चाहती इसलिए मैंने इसको भी लिया है इसमें। इसके बाद राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी भी बिल को रोक सकता कितने दिन? मतलब इसका जिक्र किसमें है? तो 111 अनुच्छेद में है। और संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में इसका जिक्र है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय कहाँ होता है? तो सुप्रीम कोर्ट में होता है। अगर राष्ट्रपति पद के लिए विवाद हो जाए या राष्ट्रपति के निर्वाचन में, वही हुआ जब निर्वाचन हो रहा उसमें विवाद हो जाए, तो ये विवाद कहाँ जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट में इसका निदान होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाता तो उसके द्वारा किए गए कार्य का क्या होगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये विवाद चला गया और इसके विवाद में वो राष्ट्रपति हार गए, उनको अपने पद से हटना पड़ेगा, निर्वाचन के बाद भी अवैध घोषित कर दिया गया उनके पद को ही, तो फिर क्या उनके द्वारा जितना भी काम किया गया वो अवैध होगा? तो बिल्कुल नहीं, उसके काम को वैध ही माना जाएगा। और देखिए, शपथ यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। एक चीज आप देखिए, पीडीएफ आप लोग करते हैं ना, तो पीडीएफ में इतना अच्छे से आपको समझ में आएगा क्या? दूसरे का नोट्स आप कैसे पढ़ सकते हैं? मैं नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि वो अपने तरीके से आधा अधूरा लिख के उसमें आंसर को अटैच करते हैं। तो एक बार वीडियो को देखें, ताकि मैं कुछ उससे रिलेटेड भी समझाती हूँ वीडियो में। तो आपको एक बार सुनेंगे, एक बार लिखेंगे तो ऐसे ही आधा याद हो जाएगा। उसके बाद है संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण की शपथ कौन लेगा? तो ये एक राष्ट्रपति ही होते हैं जो संविधान के रक्षण, प्रतिरक्षण एवं संरक्षण के लिए ये शपथ लेते हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसको मैंने क्लास 10 को भी इसी में अटैच कर लिया, इसलिए कि मैं ज़्यादा क्लास को अपलोड नहीं कर पाती ना, तो मैंने सोचा कि 2-2 क्लास को मैं एक साथ करके इसको ख़त्म कर दूं जल्दी, ताकि आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में। तो राष्ट्रपति का वेतन, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है। अवकाश प्राप्त होने के बाद उनको 30 लाख वार्षिक वेतन मिलता है, यानी पूरे साल में उसको कितना मिलेगा? तो 30 लाख रुपये वार्षिक वेतन के तौर पे उनको मिलेगा राशि। राष्ट्रपति निवास स्थान कहाँ है? तो रायसीना की पहाड़ियाँ पर 340 कमरे का एक है जगह, वहीं पे रायसीना की पहाड़ी पे उनका निवास स्थान है। वास्तुकार कौन है इसका? तो लटियंस है,
जो कि पूछता नहीं है, लेकिन मैंने लिखा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो 5 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल होता है और फिर से चुनाव होता है। निम्नलिखित दशाओं में 5 वर्षों के पूर्व भी पद त्याग कर सकते हैं। बिल्कुल वो कर सकते हैं। किस स्थिति में कर सकते हैं? या तो उनकी मृत्यु हो गई हो, या फिर त्याग पत्र उन्होंने अपनी मर्जी से दिया हो, उसके बाद या तो महाभियोग उन पर लगा है, जो कि अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है, या फिर निर्वाचन अवैध हो जाने पर। ये 4 कारणों पर वो ना उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल बीच में भी खत्म हो सकता है। वो अपने पद से त्याग दे सकते हैं। लेकिन जब भी वो पद से त्याग देंगे ना, तो इसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को उनको देना होगा। उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया जो होगी वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी इसको पेश किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि महाभियोग की प्रक्रिया को संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संविधान का हनन हुआ हो तो 14 दिन तक पूर्व राष्ट्रपति लिखित सूचना देनी पड़ती है, यानी राष्ट्रपति को पूर्व 14 दिन पहले उनको सूचना देनी पड़ेगी। और पद रिक्त जब हो जाएगा, यदि राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा, तो उपराष्ट्रपति उनके पद पर जाएंगे और वो कार्यभार को संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो फिर कौन संभालेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसको संभालेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल एवं दायित्व का निर्वहन करेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वही है। अगर राष्ट्रपति है तो ठीक है, अगर वो नहीं है, पद त्याग हो गया है, उनका पद खाली हो गया है, तो उपराष्ट्रपति उनके पद पे जाके उनके कार्यभार को संभाल सकते हैं। जितना भी कार्य उनका दायित्व है सारा चीज को। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस कार्य को संभालेंगे। राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव, अगर पद खाली हो गया तो कितने दिन के बाद चुनाव को आयोजन किया जा सकता है? तो 6 माह के अंदर पूरे 5 वर्षों के लिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो बचा समय है उसके लिए, पूरे 5 वर्षों के लिए नया जो भी राष्ट्रपति बनेंगे वो आगे 5 वर्षों के लिए ही राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। आगे देखिए क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति की अधिकार और शक्तियां क्या है। तो कार्यपालिका संबंधी अधिकार है उनके पास। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? तो राष्ट्रपति में होती है। उसके बाद संघ के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, यानी संघ के जितने भी कार्य होंगे ना वो किसके नाम पे होंगे? तो राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां, यानी राष्ट्रपति किस किस का नियुक्ति कर सकते हैं, वो किस किस की नियुक्ति करते हैं। तो पीएम सबसे पहला, पीएम के परामर्श पर अन्य मंत्रियों का भी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। देखिए अलग अलग क्वेश्चन मैं इसको बना सकती थी, 10 क्वेश्चन यहाँ पे बनता, लेकिन मैंने एक जगह इसलिए लिखा है ताकि मुझे भी पढ़ने में आसानी हो और आपको भी मैंने शेयर किया तो एक जगह ही लिख के ऐसे याद कर ले। नियंत्रक एवं महालेखा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैग। बहुत लोग पूछते हैं जिया जी क्या करते हैं, तो इसी पोस्ट पे वो अभी है कैग में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति, उसी का एग्जाम होता है। उसके बाद भारत के महान्यायवादी, देखिए इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। उसके बाद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग की, यानी यूपीएससी जिसको बोलते हैं, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जिसको यूपीएससी बोलते हैं, उसकी भी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन, उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। उसके बाद वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति। अब वित्त आयोग का जिक्र 280 अनुच्छेद में है, जस्ट मैंने याद करने के लिए यहाँ पे लिखा है। देखिए ये क्लास थोड़ा सा लंबा है और मैंने बहुत स्पीड में इसको लिया भी है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें इसमें और पूरा ही इसको पढ़ के आ जाएं, क्योंकि 2 क्लास को मैंने एक क्लास में ले लिया है और ऐसे ही मैं इसको ख़त्म भी अब कर दूंगी। राज्यपाल क्या है? देखिए राज्यपाल का पद 153 में है, 154 में कार्यशक्ति, 155 में नियुक्ति दिया गया है। राष्ट्रपति के पीएम परामर्श लेते हैं, पीएम से परामर्श। एक मिनट में आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ ना कि ये देखें ये इस नोट्स में है नहीं, है मैंने अलग से लिखा है, क्योंकि राष्ट्रपति मैं पढ़ रही हूँ ना, तो राष्ट्रपति के कार्य के अनुसार ही
राज्यपाल का कार्य चलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 52 में उनका जिक्र है पद का, लेकिन 53 में उनके कार्य शक्ति मतलब इस टाइप से दिया हुआ ना, तो ऐसे ही मैंने इससे पद है तो उसी टाइप से मैंने इसको अटैच करके वहाँ से पढ़ा है, क्योंकि दोनों में लगभग सेम है, बस इसमें 100 है और उसमें 100 नहीं है। इस टाइप से आप एक बार मिलान करके उसको पढ़ें तो ताकि आपको भी समझ में आए। उसके बाद विधायी शक्तियाँ हैं कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या है। इसको सत्र को बुलाना, सत्र की समाप्ति करना, लोकसभा का विघटन करना, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाना, जो कि अनुच्छेद कितने में जिक्र है, 108 में है। उसके बाद देखें कि इस संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा। अगर अध्यक्ष, देखिए यहाँ पे फंस जाता है इंसान, क्योंकि अभी मैंने बताया कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाना किसका कार्य है, राष्ट्रपति का, बुलाएंगे राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा, तो राष्ट्रपति बुलाएंगे, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। राज्यसभा अस्थायी सदन है, कभी इसका विघटन नहीं होता है। ये प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है टीआरई 2 का। कोई विधायक जब कानून बनता है तब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, यानी कोई भी विधेयक अगर कानून बनता है ना तो उस पर सिग्नेचर होता है राष्ट्रपति का, तभी वो कानून बनता है, अन्यथा वो कानून नहीं बन पाता है। आगे दिया है कि अध्यादेश लाने की शक्ति 1, 2, 3 अनुच्छेद या राष्ट्रपति में 123 अनुच्छेद में। धन विधेयक है, राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। ये आपको बहुत बार देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा कि धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। 110 अनुच्छेद में इसका जिक्र है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी भी लग रहा है थोड़ा सा क्लास है, अभी थोड़ा सा बाकी है पिक्चर, तो अभी देखिए थोड़ा सा क्या क्या बाकी है। 332 अनुच्छेद में विधानसभा अनुसूचित जाति को आरक्षण है, 330 में लोकसभा को। देखिए ये मैंने बाद में लिखा है यहाँ पे, ये पेंसिल से जो भी है इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे अटैच किया ताकि मुझे याद रह पाए। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार 330 में, अनुच्छेद SC ST आरक्षण जिसको बोलते हैं लोकसभा में, उसका जिक्र कितने अनुच्छेद में है, तो 330 में है। राष्ट्रपति संसद में 12 सदस्यों को नामित करते थे, अभी वो नहीं है प्रक्रिया, वो प्रक्रिया है, लेकिन लोकसभा में जो करते थे 2 एंग्लो इंडियन, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो कितने अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया है, तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद आपसे पूछेगा तो 331 अनुच्छेद इसका है, इसमें इसका जिक्र है। राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है वो 81 अनुच्छेद में इसका जिक्र है, और SC ST को आरक्षण जो है राज्यसभा में वो 332 में अनुच्छेद में इसका जिक्र है। तो विधानसभा में अगर पूछेगा तो 333 में है, 333 अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन को समाप्त किया गया है। विधानसभा में, विधानसभा की बात हो रही है यहाँ पे, तो विधानसभा में एंग्लो इंडियन को जो समाप्त किया है 333 अनुच्छेद के तहत किया गया। 104 में, अनुच्छेद 104 के तहत इसको भी समाप्त कर दिया गया। सैन्य अधिकार, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कोर्ट के कमांडर होते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति निहित होती है किसमें, तो राष्ट्रपति में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग होता है विधि के द्वारा, यानी कानून के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए आज का जो क्लास है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एक बार अपने से नोट्स बनाइएगा और प्रॉपर। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न लगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार पूछिएगा, और उसके बाद अगर भी कन्फ्यूज़न लगे तो फिर लूसेंट किताब निकाल के राष्ट्रपति वाला चैप्टर एक बार आप पढ़ जाइएगा। मुझे उसी से कन्फ्यूज़न दूर हुआ था, तो आपको भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, वहाँ से दूर हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा वहाँ से भी। राजनीतिक शक्ति, तो दूसरे देशों के साथ कोई समझौता या संधि की जाती है किसके नाम से, तो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। यानी अगर हम दूसरे देश के साथ कोई समझौता करेंगे, कोई संधि करेंगे, तो ये किसके नाम पे संधि होगी या समझौता होगी, तो राष्ट्रपति के नाम पे ये संधि या समझौता होगी। राष्ट्रपति विदेश के लिए राजदूतों की नियुक्ति करेंगे, यानी विदेश में किसी को राजदूत बनाकर भेजना, ये सब कौन नियुक्ति करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। एवं भारत में विदेशों को राजदूत की नियुक्ति का अनुमोदन भी करेंगे राष्ट्रपति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में है क्षमादान की शक्ति।
एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद कितने में है? तो 72 में राष्ट्रपति के लिए, और राज्यपाल के लिए 161 में है क्षमादान की शक्ति। लेकिन मृत्यु दंड पूछेगा, मृत्यु दंड, तो इसमें राष्ट्रपति में तो 72 आप लगा सकते हैं, क्षमादान वो मृत्यु दंड को कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल कभी मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते। उनको इतना पावर नहीं है कि किसी को अगर फांसी की सजा दी गई हो तो उसे वो क्षमा कर सके। लेकिन राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 में ये दिया गया है कि 72 के तहत वो मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं। क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास 161 में है और राष्ट्रपति के पास 72 अनुच्छेद में है। इसके अंतर्गत जब राष्ट्रपति और राज्यपाल को कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे ना, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। जैसे लोकसभा और विधानसभा को, राज्यसभा और विधान परिषद को इस टाइप से आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपका इजीली चारों चीज़ कवर हो जाएगा। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को दंड को क्षमा करने एवं लघुकरण करने, यानी उसको कम भी कर देने के लिए, अगर बड़ा सजा है तो उसको कम भी करने का, परिहार करने एवं निलंबन भी करने, यानी कि माफ भी करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है। उसके बाद कुछ है ही नहीं। क्लास आज का खत्म हो चुका है, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको छोटा सा प्रयास कैसा लगा। ग्रुप डिस्कशन रात 10 बजे ज्वाइन करें, रटने की ज़रूरत नहीं होगी, और कम्युनिटी में मैंने सब्जेक्ट वाइज लगाया है ग्रुप डिस्कशन का, आप उसको देख के आए आराम से, आप यहीं पे प्रैक्टिस करें। रोज़ प्रैक्टिस होता है, 40 से 50 लोग कम से कम जोड़ते हैं, तो आप इसका लाभ उठाएं और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन का सबको इश्यू बोलता है कि आप लाइव आती हैं नोटिफिकेशन नहीं आता, वीडियो डालती नोटिफिकेशन नहीं आता, तो ऑल पे सेट करें। ऑल वाला ऑप्शन होगा बेल आइकन में, उस पर सब कोई सेट कर लें जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। जल्दी एक नई क्लास के साथ आप सबके सामने आऊँगी। थैंक यू सो मच।